प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए 40 नंबर का जो फिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पूर्व से ही बताता आ रहा हूं। इस वीडियो को हम लोग नाम देंगे मॉडल सेट 3। 1 और 2 का मैंने बना दिया है। आप इकोनॉमिक्स मॉडल क्वेश्चन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले। साथ ही इकोनॉमिक्स के बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। 40 आपका OMR पर जो होगा उसके लिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो भूमि है, श्रम है, पूंजी भी है, ये सभी उत्पत्ति के साधन है, जबकि मुद्रा जो है वो उत्पत्ति का साधन नहीं है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के अनुसार क्या है? मानव कल्याण का विज्ञान है। जबकि एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो रैगनर फ्रिश। इन्होंने ही व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को बांटा है। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे तो मार्शल। अर्थशास्त्र चयन का तर्कशास्त्र है, किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र माना है। अगला है सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता जो होता है वो कुल उपयोगिता का अतिरिक्त होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा TU। मतलब आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता बराबर डेल्टा TU बटा डेल्टा Q। इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब भागा में लगेगा। ये पहला वाला आपका सही है। फिर है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उपयोगिता कहते हैं। कीमत तथा बजट रेखा ढाल होती है, तो यहाँ पर जो ढाल होती है वो होती है -PX बटा PY। ये ढाल होती है। इसका ऑप्शन नहीं दे पाए हैं, फिर भी आपको आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर इस तरह होगा -PX बटा, यहाँ x हो जाएगा और ये PY, इस तरह होगा इसका आंसर। कीमत या बजट रेखा का ढाल का ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले में प्रयोग किया जाता है कहलाती है? तो एक दूसरे के बदले में तो वो स्थानापन्न वस्तु कहलाएगा। मांग का नियम क्या है? तो गुणात्मक कथन है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है? तो शून्य होती है। लोच मतलब परिवर्तन, तो आवश्यक वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो शून्य होगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 40% परिवर्तन के कारण मांग में 60% परिवर्तन हो तो मांग की लोच क्या होगी? तो क्या होगा? तो 40 को 60 में भागा दे देंगे, -1.5 हो जाएगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है वो पैमाने के प्रतिफल को हम लोग कहते हैं। ये पैमाने का प्रतिफल दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, जबकि उत्पत्ति का वृद्धि नियम जो है ये उत्पादन का प्रतिफल जो होता है उसको हम लोग विविध अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये आपका अल्पकालीन है। और यहाँ जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पूछा है तो पैमाने का प्रतिफल हो जाएगा। अगला है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो यहाँ पर द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। इस तरह इसका अवस्था निकलता है, इस तरह इसका चित्र रहता है। तो ये यहाँ से यहाँ जो है ये प्रथम अवस्था कहलाता है, ये बीच वाला है ये दूसरा अवस्था है, और इधर ये तीसरा अवस्था है। तो जो विवेकशील उत्पादक होगा वो यहाँ पर उत्पादन करना चाहेगा, मतलब दूसरी अवस्था में। अगला है जो चक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर चक्र के जगह वक्र हो जाएगा। यहाँ जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना आरंभ करता है वह कौन सा वक्र हो जाएगा? वक्र कहलाता है। तो वो TPP, APP, MPP तीनों होता है, इसलिए ये सभी हो जाएगा। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है किससे? तो अल्पकाल से। निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? तो स्थिर लागत कौन नहीं है? तो कच्चे माल की लागत जो है वो स्थिर लागत नहीं है। पूर्ति निम्नलिखित में किससे जुड़ी होती है? तो कीमत समय की अवधि से और कीमत दोनों से, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा।
फिर है यदि किसी वस्तु की कीमत में 60% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 5% की वृद्धि हो तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगी? तो ये बेलोचदार हो जाएगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है तो ये इकाई के बराबर होती है। मतलब इस तरह फिगर रहेगा, यहाँ अच से निकलेगा तो इसमें पूर्ति की जो लोच होगी वो इकाई के बराबर होगी। एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो एक विक्रेता और अधिक क्रेता होता है, निकट स्थानापन्न का अभाव होता है, नए फर्मों के प्रवेश पर रोक होती है। तीनों होता है, इसलिए उपयुक्त सभी हो गया। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? तो बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों का पूर्ण गतिशीलता हो जाएगा। यहाँ गतिशीलता लिखाएगा, गलती से लिखा गया प्रतिशीलता, गतिशीलता हो जाएगा। उत्पादन की एकरूपता, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोपोली। बाजार स्थिति जिसमें वस्तु का केवल एक क्रेता होता है तो वो मोनोसोनी कहलाएगा। फिर है कीमत उस बिंदु पर निर्धारित हो जहां मांग और पूर्ति बराबर होती है। प्रवाह में किसे शामिल किया जाता है? तो प्रवाह में इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित होता है? तो परिवार, फर्म और सरकार तीनों सम्मिलित होता है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। एक लेखा वर्ष में किसी वस्तु की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है उनकी बाजार कीमत के योग को GNP कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या सत्य है? तो यहाँ पर NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेफिसिट हो जाएगा। अगला है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है, तो राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो कीमत स्थिरता। व्यावसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो ट्रस्टी का कार्य करना। केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं? तो केंद्रीय बैंक का कार्य है नोट निर्गमन का अधिकार, सरकार का बैंकर, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, तीनों है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सा मुद्रा जारी की जाती है? तो चलन मुद्रा। यहाँ मुद्रा हो जाएगा, मुद्रा लिखा गया है। यह निम्नलिखित में कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? तो नैतिक दबाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है? तो A और B दोनों है, मतलब वित्तीय विनियोग से और वास्तविक विनियोग से। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है तो भवनों का निर्माण। यदि MPC 0.5 है तो गुणक क्या होगा? तो गुणक का मान 2 हो जाएगा। कैसे? तो ये फॉर्मूला लगेगा K बराबर 1/1 माइनस MPC। यहाँ MPC का मान 0.5 है, यहाँ बैठाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 आंसर आ जाएगा। अगला है किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसलिए C आंसर हो गया। अब स्फीति अंतराल की दशा में क्या होता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। बजट प्राप्तियों के संगठन निम्नलिखित में कौन है? तो राजस्व प्राप्ति या पूंजीगत प्राप्तियां दोनों है, इसलिए C हो गया। सरकार के कर राजस्व में शामिल है, इनमें से सभी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर, उपहार कर दोनों को, तो C हो गया। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, तो राजस्व व्यय। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आपका राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान का योग होता है। विनिमय दर का अर्थ है, तो विनिमय दर का अर्थ इनमें से सभी है। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें से सभी को। भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं हैं? तो इनमें से सभी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो हो जाएगा इनमें से सभी। तो ये है मॉडल सेट 3 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।